आप सभी को नमस्कार करता हूं। बनारस से आपके बीच में आया हूं और आज के इस हास्य महाकवि सम्मेलन में मैं सरदार जी से बात कर रहा था कि हम आज तक कवि सम्मेलन पढ़ा करते थे, आज महाकवि सम्मेलन है। तो ये कह रहे थे पंडित जैसे कवियों में महाकवि वैसे ही होता है जैसे ब्राह्मणों में महाब्राह्मण होता है। तो जैसे ब्राह्मणों में महाब्राह्मण होते हैं वैसे कवि सम्मेलनों में आज का ये महाकवि सम्मेलन है, यादगार कवि सम्मेलन है। आप बहुत आनंद ले रहे थे, आदरणीय पढ़ रही थी। मैं यहाँ बैठा बैठा सोच रहा था कि ऐसी कौन सी अध्यात्म की चार पंक्तियां इतनी ऊंचाई की है जिसपे ये नौजवान बहुत ज्यादा उछल उछल के तालियां बजा रहे हैं। ऐसी कौन सी पंक्ति है? सरदार जी ने समझाया कि पंडित आप ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिए। ये जब कह रही कि चार पंक्तियां दे रही हूं तो ये हिंदी में कह रहे हैं और ये नौजवान अंग्रेजी में उसका अर्थ लगा रहे हैं। ये चार पंक्तियों को अंग्रेजी में समझ रहे हैं। पंक्तियों को अंग्रेजी में लाइन कहते हैं। नहीं, जब आए तब समझ में, तब ताली बजाइएगा। एक बार बढ़िया तरीके से ताली बजाइए, मैं शुरू होता हूँ। मैं तब से सोच रहा था हम बहुत ऊंचे खानदान के आदमी हैं और बहुत महान कवि हैं। जो लोग अभी तक घूम रहे हैं, खड़े हैं, वो अपने आप बैठ जाए, अपने आप बैठ जाए। मैं किसी को बैठने के लिए नहीं कहूंगा क्योंकि बैठाने का काम हमारे खानदान में गया जी ले जा करके किया जाता है। तो मैं किसी को नहीं यहाँ कहूंगा कि आप बैठ जाइए, इसलिए आप अपने से बैठ जाइए। मैं कोई संस्कार की बात नहीं करूंगा, कोई कल्पनाओं की बात नहीं करूंगा, बिल्कुल यथार्थ की बात करता हूँ। जो देखता हूँ वही लिखता हूँ। ये बड़े कवि जो उपस्थित हैं, ये जो लिखते हैं वो साहित्य का दर्पण होता है। मैं जो लिखता हूँ वो समाज का अल्ट्रासाउंड होता है। हमारे इनके लिखने में यही अंतर है। ये कह रहे थे राजस्थान से आए हैं, कौन सा बड़ा काम किया है आपने? राजस्थान से आए तो इसमें कौन सा बड़ा काम है? हम बनारस से आए हैं तो क्या बहुत बड़ा काम थोड़े? आदरणीय जो है कि यादव जी हैं तो इसमें कौन सा बड़ा काम है? ये छत्तीसगढ़ इस प्रदेश की महानता है, इस भूमि की महानता है जो इतनी रात को यादव को सुन रहा है। हमारे प्रदेश में आप यादव कह दीजिए, मूर्ख कहने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। इसमें हमारा कोई महत्व नहीं, हमारा कोई महत्व नहीं। महत्व आपका है कि आप हमें सुन रहे हैं। इतनी रात को आप हमें सुन रहे हैं, आप बहुत बड़े हैं। ये कह रहे थे संस्कार सिखाइए। किसको संस्कार सिखाएं? हमको सगी पत्नी से सगा पुत्र प्राप्त है। नहीं, आप हंस रहे हैं, आप हंस रहे हैं, इसमें हंसने का कोई विषय नहीं है। आज के युग में सगी पत्नी से सगा पुत्र हो जाए तो ये गौरव का विषय है, ये हंसने का विषय नहीं है। हमको प्राप्त है, हमको प्राप्त है। 5वीं कक्षा में पढ़ता है, आके कहा पापा हमारी क्लास की मैडम बहुत कंटाउट है, एकदम खूबसूरत है, गजब की ब्यूटीफुल है। हमने कहा चुप रहो, हिंदी के इतने बड़े कवि के पुत्र हो, संस्कार सीखो। आप चुप रहिए, हमेशा अपने जुगाड़ में रहते हैं। ये कह रहे थे, मैं बिल्कुल सत्य घटना बताता हूँ। काशी से थोड़ी दूर पे हमारा गांव है। मरने के कगार पे जब दादाजी आए 85 बरस की अवस्था में, तो लोग लेके आए कि काशी में मरेंगे तो मोक्ष हो जाएगा। यहाँ लेके आए तो मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए। पंडित जी के दादाजी आए हैं, कहे दादाजी आप जाने वाले हैं, कोई अंतिम इच्छा हो तो बता दीजिए। कहे अंतिम इच्छा यही है कि एक बार राधे माँ को गोद में उठाना चाहते हैं। इतना बड़ा हमारा खानदान, हम क्या नहीं, बहुत ऊंचे खानदान का व्यक्ति है बहुत, और यादवों से छेड़छाड़ कर रहा है। और ये इसको ये पता नहीं कि इसको वापिस उत्तर प्रदेश ही जाना है। यहाँ के यादव तो छोड़ भी देंगे, अगर वहाँ के यादवों तक इसकी खबर पहुँच गई तो इसका अस्थि कलश भी घूम सकता है। मैं
वास्तव में उच्च कुल का हूँ। मैं यादवों के मुंह लगता नहीं। पढ़ा लिखा विद्वान आदमी, आप हमारी बात सुनिए, पेड़ लगा कर बहुत आनंद आएगा। नहीं, आप हैं बहुत ठीक है, आप हैं, आपके यहाँ आए हैं तो आपकी बात तो सुननी पड़ेगी। वैसे हमारे यहाँ नहीं माना जाता, ये सत्य है। आप सुनिएगा। और फिर उस प्रदेश से आए हैं, सबसे महान जो है, पहले मध्य प्रदेश में सबसे महान कौन? दिग्विजय सिंह। इतने बड़े चरित्रवान प्रदेश से आए। भाई साहब, मैं आपकी चरण धूलि को अपने मस्तक पे लगाता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये जितने बड़े कवि हैं आपके किसी काम नहीं आएंगे, लेकिन जब भी आप घाट किनारे काशी आइएगा तो हम हमेशा आपके काम आएंगे। हमारा कुछ तय नहीं, लेकिन हम यथार्थ के आपको कुछ एकदम यथार्थ सुनाते हैं, आपको बहुत आनंद आएगा। कोई भी सुंदर सी चीज सामने खड़ी हो तो हर आदमी अपनी अपनी दृष्टि से जुगाड़ लगाता है। हंसिए नहीं, यथार्थ यही है। चाहे हम कल्पना में कुछ भी कहें कुछ भी, लेकिन सच्चाई क्या है? नौजवान अपनी दृष्टि से देखता है, बुजुर्ग अपनी दृष्टि से देखता है, और कवि अपनी दृष्टि से देखता है। सामने लोग, जी सुनिए, ये क्षण सुनिए। ये पीछे के लोग बहुत महान लोग हैं। ये तब याद किए जाते हैं जब ये इस धरती पे नहीं रहते हैं, और हम तब याद किए जाते हैं जब हम सामने रहते हैं। मरने के बाद हमको कोई याद नहीं करता। आप तालियां बजा के हमारा समर्थन कीजिएगा। ये ऐसे बैठे हैं जैसे मनरेगा के मजदूर बैठे हुए, तो इनसे कोई आशा नहीं है। आप सुनिए, हम बहुत बढ़िया कवि हैं। एक बार जोरदार से तालियां बजा दीजिए, वो छंद हम आपको सुना रहे। सुनिएगा। एक निवेदन और मैं आपसे करता हूँ। मैं आपको विश्व का सर्वश्रेष्ठ श्रोता मान के सुनाता हूँ, आप मुझे ब्रह्मांड का सबसे महान कवि मान के सुनिए। आप सुनिए, सुनाता हूँ। सुंदर सी चीज सामने खड़ी है, लोग अपनी अपनी दृष्टि लगाते हैं, लेकिन वो लगती कैसी है? एक ही चीज चार पीढ़ियों को देखने का अंतर। कि कंचन सिकाया मत वाले काले केश जैसे, कल्पना कवि की अनुप्रास लगती हो तुम। वाह, ये उच्च स्तर की बात है। कि कंचन सिकाया मत वाले काले केश जैसे, कल्पना कवि की अनुप्रास लगती हो तुम। और रूप के रतन पर सीबीआई जांच होगी, मौसम हो कोई मधुमास लगती हो तुम। कि रूप के रतन पर सीबीआई जांच होगी, मौसम हो कोई मधुमास लगती हो तुम। कि निर्धनों की नजरों में कस्तूरी या कल्प वृक्ष, चाहत कुबेर की भी खास लगती हो तुम। और नौजवानों के लिए विटामिन की बोतल हो, बूढ़ों के लिए तो च्यवनप्राश लगती हो तुम। चार पंक्तियां और पढ़ता सुनिए। थोड़ा मस्ती में जी हाँ, चार पंक्तियां और पढ़ता सुनिए। इधर एक बहुत सोचने के बाद जब मैंने वो यासीन भाई है ना, यासीन भाई हाँ, यासीन भाई को देखा, कहा कि आपके विभाग में लोग ज्यादा महान हो जाते हैं। कैसे महान हो जाते हैं? एक पंडित जी, हमारे यहाँ जो है कि महान होने में नारियों का हाथ रहता है। नारी जब हाथ लगाती है तो व्यक्ति महान हो जाता है। अपने यहाँ क्या है कि थोड़ा सा स्केल में आरक्षण है। हमने सोचा, चार पंक्तियां सुन लीजिएगा, आनंद लीजिएगा। बिना नारी के हाथ लगाए कोई पुरुष महान नहीं होता। ये शोध का विषय है, नारी हाथ कहाँ लगाती है। अब आप इसकी चार लाइन सुन लीजिए, आपको आनंद आएगा। कि गालिब कबीर तुलसी अरस खान हो जाऊं, गालिब कबीर तुलसी अरस खान हो जाऊं, बस एक ही उसूल पे कुर्बान हो जाऊं। जब से सुना है चार भी जायज है बीवियां, मन करता है कि मैं भी मुसलमान हो जाऊं। अब वो चार लाइनें और सुन लीजिए, और सरदार जी वो चार लाइनें और सुन लीजिए आपको। हालांकि सरदारों को भी कविता सुनानी पड़ती है, ये मतलब शोध का विषय है। ये मंच की परंपरा है, यादवों को जी कहना पड़ता है, सरदारों को भी सुनानी पड़ती है। चार पंक्तियां और सुन लीजिए, बहुत आनंद आएगा आपको। कि आए हो
की तरह, लटका है तेरा इश्क लोकपाल की तरह। झाड़ू थमा के हाथ में साली ने ये कहा, जीजा जी लग रहे हो केजरीवाल की तरह। वाह वाह। और जैसा बड़े भाई आदरणीय कह रहे थे कि बुजुर्ग और नौजवान क्या है कि कोई बिगड़ा नहीं। इस देश में नुकसान जो हुआ वो बुजुर्गों से हुआ, नौजवान से कोई नुकसान नहीं हुआ। जितने नुकसान हुए वो बुजुर्गों से हुए हैं। 4 पंक्तियां इस पे भी आप सुन लीजिए कि नहीं कोई जोर चलता है, नहीं कोई जोर, एकदम ध्यान से सुनिएगा। हम क्या है, आदमी कम है, कभी बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत बड़े कवि हैं, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। बड़े ये लोग भी हैं, लेकिन हम भी बहुत बड़े हैं। हाँ, कि नहीं कोई जोर चलता है, महज रिक्वेस्ट होता है। नहीं कोई जोर चलता है, महज रिक्वेस्ट होता है। इश्क में दौलते दिल का बड़ा इन्वेस्ट होता है। और जवानी में मोहब्बत की जिन्हें गिनती नहीं आती, बुढ़ापे में उन्हीं का तो डीएनए टेस्ट होता है। और अभी हम जब अखबार के कार्यालय में गए थे, नवभारत की तो बहुत बड़ी बात चल रही थी, तमाम तरह की बातें हुई, इसमें अश्लील और श्लीलता की बात आई। हमारा व्यक्तिगत मानना है कि हर जगह सौंदर्य बोध है, बस आपकी दृष्टि सही होनी चाहिए। आपकी दृष्टि सही है तो आपका दृष्टिकोण सही है। जहां दृष्टि बदली, दृष्टिकोण वही बदल जाता है। सौंदर्य नाली में भी है, बस दृष्टि सुअर की चाहिए। भाई इसकी पहचान पे तो ताली बजाओ एक बार। वाह, नगर निगम ने भी पहचान लिया कि यह खुशी आया है। वाह, स्वागत। हाँ बोलेंगे, सहिष्णुता पे भी बोलेंगे। ये आमिर खान के विरोधी हैं। अभी रुको तो, हमारा नंबर तो आने दो, अभी सहिष्णुता वालों की तो 12 बजा देंगे आज। वो आइए। बिल्कुल सही समय पे आए हैं। ये 2 जमींदार आए, देखो हमारे। बिल्कुल सही बैठे हैं आप, ताली बजाइए इन 2 श्रोताओं के लिए, इन्होंने सही जगह संभाली। सही जगह, वो खाली जगह में जल्दी शुरू कर। अच्छा, सुनाते हैं ना, वो बीच में एक विघ्न आ गए। ये शब्द ब्रह्म है, शाश्वत यज्ञ है। जब भी इस तरह के आयोजन होते हैं, नहीं देख, तो बीच में इस तरह के लोग आ ही जाते हैं। उनकी गलती नहीं है, वो तेरे कपड़े देख के सोच रहे कि साक्षी महाराज आ गए। अच्छा, 1 मिनट आप तालियां बजाइएगा। वो यदि मेरे कपड़े देख के समझ गए कि साक्षी महाराज आ गए, तो मैं उनको बाल का मुंडन कराए हुए देख के ये न समझ जाऊं कि हमारे जजमान आ गए। हम ये भी समझ सकते हैं कि ये जजमान जो है पिंडदान के लिए घाट किनारे आए। मैं भी तो ऐसा समझ सकता हूँ। अब आप न समझे, आप थोड़ी देर के लिए न समझे, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और विधिवत प्रणाम करता हूँ। एकदम आप कुछ देर के लिए इस तरह से विराजमान हो जाएं जैसे आपके प्राण पखेरु उड़ चुके हो। आप है ही नहीं, इस तरह से बैठे जैसे आप है ही नहीं। जैसे हमारे प्रदेश में इस समय बहन जी की स्थिति है, उसी स्थिति में आप आ जाए। हाँ, उसी स्थिति में भाई साहब प्रणाम करता हूँ। सुनिए, एक बहुत बढ़िया छंद सुनाता हूँ, सुनिएगा। अब आप बिल्कुल आनंद लीजिएगा। फैशन बढ़ता गया। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग आ गए। चलिए, पंडित का प्रभाव। फैशन बढ़ता गया, महिलाओं के वस्त्र कम होते गए। एक मच्छर चिंतित होके दादा मच्छर से बोला कि दादा, तेरे जमाने में मैं देश की चिंता कर रहा हूँ, आप आनंद लीजिएगा। थोड़ा सा मैं अपने को असहज महसूस कर रहा हूँ। ये सब खाने पीने का काम शुरू कर दिए लोग। अब नहीं, आप चाय पीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम उस प्रदेश, उस जगह से आते हैं जहाँ हम बटन दबा देते हैं तो चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बना देते हैं। लेकिन इसमें जितने लोग विराजमान हैं, इनमें किसी की सूरत इस तरह की नहीं है जिनके लिए मैं बटन दबाने का प्रयास करूं। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं हट के इनका गला दबा दूं। आप सुनिए, मैं शुरू होता हूँ। आप सुनिए,
सुनिए मैं बहुत बढ़िया सुनाता हूँ, सुनिए। हाँ, ये लेकिन हमारी आदत है सर, आप वास्तव में पंडित हूँ, शुद्ध ब्राह्मण हूँ, बहुत पढ़ा लिखा, कोई खाता है तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। तो हमारी समस्या ये कि हम पढ़ नहीं पाते और हम थोड़ा सा अपने आप को असहज महसूस करते हैं। फिर भी इनके नसीब में खाएं, क्या करना है, खाते रहें, भगवान इनके साथ वही करेगा जो हमारे साथ ये कर रहे हैं। आप सुनिए, ये मैं छंद सुनाता हूँ, आनंद लीजिएगा। फैशन बढ़ता गया, एकदम आनंद के साथ सुनिएगा, बहुत बढ़िया सुनाता हूँ। फैशन बढ़ता गया, महिलाओं के वस्त्र कम होते गए। एक मच्छर चिंतित होके दादा मच्छर से पूछा। इसके पहले मैं अपने खानदान की 4 पंक्तियां पढ़ देता हूँ। हमारे दादाजी 1985 के बाद हमारे गांव में बिजली आई और टीवी खरीदी गई, दादा रिमोट लेके बैठ गए। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, संस्कार में कहां से नुकसान हुआ। कि नया नया टीवी जब घर में खरीदा गया, हाथ में रिमोट ले पसार गए बाबूजी। और 4 बजे भोर से ही धर्म की बात सुन आस्था की नदी में उतर गए बाबूजी। बिल्कुल सावधान हो जाइएगा कि वसन विहीन तन तरुणी को देख देख केस रंगवा कर संवर गए बाबूजी। टीवी देखने की चक्कर में ब्लड प्रेशर बढ़ा तो गुजर गए बाबूजी। बहुत बढ़िया, तुमने एक संदर्भ सुनिए। एक छोटे मच्छर ने बड़े मच्छर से पूछा कि एक छोटे मच्छर ने मच्छर दादा से कहा, अपने समय का अनुभव बांटते रहो। तो मच्छरों का दादा बोला, तब और अब बीच फैशन की खाई है, उसी को बांटते रहो। कि नारियां तो साड़ियां पहनती थी उस वक्त, दिखता था मुंह भन्न चाटते रहो। और तेरे युग में तो पूरी देह दिखती है प्यारे, जहाँ मन करे वहीं काटते रहो। कोई बताओ, एक बार जोरदार तालियां। पंडित जी बहुत बढ़िया, जिंदाबाद, वाह। ऐसे ताली बजाते रहे, मैं बहुत बढ़िया सुनाऊंगा। एक और खूब बढ़िया ढंग सुन लीजिए। हाँ, एक बार और। हाँ तो अच्छा, इधर के सप्लीमेंट्री से पास में नहीं, वो आपके बिरादरी के लोग हैं, वो एक बार में नहीं समझते, कभी नहीं समझते। भाई साहब, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ये कृष्ण वाले लोग हैं, कृष्ण के वंशज हैं। सुदामा को तीसरी मुट्ठी नहीं दी थी। हमारा इनका जंग तभी से चल रहा है। पूरी तीसरी मुट्ठी ये हमें दे नहीं सकते, तब तक मैं इनको मतलब महान मान ही नहीं सकता, चाहे 25 बार महाभारत करा दे। हम इनके मान ही नहीं सकते। आप तालियां बजाएंगे, हमने बहुत अच्छे छंद लिखे हैं। आप जल्दी दूसरा सुन लीजिए। एक ही सुनिए, दूसरा सुनिए। आप वो छोड़ दीजिए, दूसरा छंद सुनिए। एक भी नेता हिंदुस्तान का खराब नहीं है, बस इनका प्रयोग ढंग से नहीं हुआ। कोई गलत नहीं है, बस प्रयोग ढंग से नहीं हुआ। लोग कहते लालू प्रसाद इस तरह के। आप थोड़ी सी दिव्य दृष्टि से सोचिए, राणा प्रताप घास की रोटी खाए तो महान हो गए, लालू प्रसाद चारा खाए तो बेईमान हो गए। अपनी दृष्टि सकारात्मक रखिए। सकारात्मक दृष्टि का छंद सुनाता हूं। खून का एक कतरा नहीं गिरेगा, एक गोली खर्च नहीं होगी, कोई शहीद नहीं होगा और देशभक्ति सिद्ध हो जाएगी। ये हमारे बड़े भाई बहुत बड़े कवि हैं, वीर रस के बहुत बड़े कवि हैं। हमारी देशभक्ति अलग तरीके की। तो भगत सिंह पैदा करो, भगत सिंह पैदा करो, क्या भगत सिंह पैदा करें? भगत सिंह के चक्कर में हमारे उत्तर प्रदेश में अमर सिंह पैदा हो गए। तो हम इस तरह का कोई भी काम नहीं करते। हम आपको
स्वागत है सर। मैं तीसरा कवि हूँ, सरस्वती वंदना के बाद दूसरा नंबर। हाँ, तो मैं वो जन्म सुना रहा था, सुनिए। अपना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और अपना पड़ोसी राज्य बिहार, दोनों के तुलनात्मक संस्कृति का विचारात्मक अध्ययन। खून का एक कतरा नहीं गिरेगा, कोई शहीद नहीं होगा, गोली खर्च नहीं होगी और देशभक्ति सिद्ध हो जाएगी। 68 वर्षों की आजादी के बाद भारतीय राजनीति का जैसे कोई मतलब नहीं है, वैसे हमारे छंदों का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आनंद पूरा आएगा, इसकी पूरी गारंटी है। कौन गया होता तो क्या होता कि बाबा रामदेव यदि पाक में चले गए, कि बाबा रामदेव यदि पाक में चले गए तो पूरा पाक योग का ही चेला बन जाएगा। और अटल बिहारी ब्रह्मचारी जी चले गए तो बेगमों के लिए तो झमेला बन जाएगा। वाह, कि अटल बिहारी ब्रह्मचारी जी चले गए तो बेगमों के लिए तो झमेला बन जाएगा। कि माया जयललिता और ममता चली गई तो पूरा पट विश्व में अकेला बन जाएगा। और लालू जी के संग यदि राबड़ी गई तो इस्लामाबाद भैंस का तबेला बन जाएगा। सारी गुंडई के मूल में अमेरिका फंसा हुआ। हमने कहा बेटा चाहे जिससे उलझ लो, भारत के तरफ तुम्हारी दृष्टि आती है तो तुम्हारी दवाई हमारे पास है। एक छंद और सुन लीजिए कि बेटा अमेरिका तुम हमसे उलझ कर, कि बेटा अमेरिका तुम हमसे उलझ कर जीत जाओगे ये तेरे मन का भरम है। वाह, 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 वाह। सैन्य शिविरों के लिए जितना बजट तेरा उतने के साधु यहाँ पी जाते चिलम है। वाह, 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 वाह। अच्छा है अनिल, आगे देख। वाह 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 वाह। कि सैन्य शिविरों के लिए जितना बजट तेरा उतने के साधु यहाँ पी जाते चिलम है। कि तेरे पास है जो, तेरे पास है जो हथियारों का जखीरा यदि भारत के पास भी बहुत दमखम है। कि मल्लिका मलाई का यो राखी जैसा आइटम तेरे परमाणु बम से न कहीं कम है। एक और बढ़िया छंद सुनाता हूँ। हाँ, बढ़िया बढ़िया। एक और बहुत बढ़िया छंद सुनाता हूँ, सुनिए। ये क्या है ना, ये बीच बीच में जो लोग आ जाते हैं ना, हाँ, अंतिम सुना दे। अंतिम छंद है। हाँ, तो अंतिम छंद सुन लीजिए। हमारे बनारस में तांगा चलता है और पुलिस वाला यदि मूड, पुलिस वाला के दिवाली, चलिए, पुलिस यदि मूड बना के बैठी हो कि चालान काटना है तो चालान कटेगा। चाहे आप किसी तरह से सन्नत होकर के गाड़ी चला रहे, कोई नहीं मिला तो एक तांगे वाले को पकड़ के चालान काट लिया। तांगे पर कोई यातायात का नियम लागू नहीं होता। यातायात पुलिस से तांगे वाले की बातचीत है। दोनों के बातचीत से तीसरी बात निकल के आती है जो आनंद का विषय है। आप सुनिएगा, इसे साहित्य में गूढ़भूत व्यंग कहते हैं, जिसका मतलब 3 दिन बाद समझ में आता है, उसको गूढ़भूत व्यंग कहा जाता है। इसलिए आप इसको भी सुनिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। ये जब भी आप याद करेंगे इसको तब तक हंसी आएगी। कि यातायात पुलिस ने तांगे वाले को पकड़, कहा तेरा रूट परमिट ही बेढंगा है। वाह, और कागज सही नहीं है, इंश्योरेंस भी नहीं है, डीएल कहीं नहीं है, तू बड़ा लफंगा है। कि मोटर की शर्तें लगाए नहीं तांगे पर, तांगे वाला बोला मेरा घोड़ा भला चंगा है। तो पुलिस ने कहा कि चालान काटना पड़ेगा, लेडीज सवारियां हैं, घोड़ा तेरा नंगा है।